उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ उनका नाम कुणाल है और ये हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। आगरा के बारे में एक बात बड़ी अद्भुत है जिसमें मैंने मनोज मुंतशिर जी के बारे में बात कही थी और राठी जी के बारे में बात करी थी। जा करके वो कार्यक्रम जरूर देखिएगा जिसका थंबनेल मैंने लिखा था राठी या मुंतशिर, ऐसा वो जरूर देखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ताजमहल आश्चर्य नहीं है, ताजमहल कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये कोरी बकवास है। आश्चर्य राधा रानी का मंदिर और उसमें हमारा जाना, नहीं जाते हैं इस वजह से वहाँ पे रातों रात मस्जिद खड़ी हो जाती है। मंदिर जाया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम मैं थोड़ी सी बात बताऊं, इनके पिता ब्रिगेडियर हैं या थे, याद नहीं मुझे अच्छे से, पर हाँ इतनी बात है कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अभी वर्तमान में और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और ये इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बताऊं। कर्क लग्न की कुंडली बनती है, ध्यान से समझिएगा। कुंडली विश्लेषण आनंद देता है और मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ सबसे पहले अच्छी चीज़ें बता दूं। यहाँ लग्न से दशम स्थान में बुध का बैठना, ये बहुत अच्छी बात होगी व्यक्ति के करियर के हिसाब से। पर ये अच्छी बात कई बार कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और आगे सूर्य बैठे हैं और पीछे केतु शनि का प्रभाव। तो इस भाव का प्रभाव शनि राहु केतु मंगल के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सूत्र ये कहता है ज्योतिष का कि जन्म कुंडली के लग्न से 10वें स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो उसे अच्छा कहा जाता है। लेकिन किसी भी भाव का संपूर्ण परिणाम तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उस भाव के पिछले भाव के प्रभाव मजबूत या शुभ ग्रहों से युक्त ना हो। शनि केतु राहु की दृष्टि मंगल की दृष्टि, यानी कि जो पिता का सुख है वो ये देखा जाता है, ये पिता भाव और पिता का उपभोग, पिता का साथ, पिता का संग। तो इस भाव पे जो नवम भाव है वहां पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है। इस कारण से व्यक्ति कई बार अपने पिता से दूरी या दूर या मतभेद की स्थिति में चला जाता है। या कई बार जब आप इनकी कुंडली के पंचम भाव को भी देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं और उस पे सूर्य और शुक्र की दृष्टि होने के साथ साथ मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि सूर्य और शुक्र की दृष्टि 7वीं और मंगल की दृष्टि 4थी। मंगल जहां बैठते हैं वहां से 1 2 3 4 चौथे घर को देखते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो एजुकेशन में, इनके शिक्षा में व्यवधान के संकेत मिलेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि बुध जो है वो जन्म कुंडली में जो तृतीय भाव के अधिपति हैं वो दशम में बैठे और उसके ठीक पिछले भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने आप को ही वक्त नहीं दे पाता या कई बार सिर्फ अपने आप पे ही समाहित रहता है, बहुत ज्यादा किसी को दे नहीं पाता, क्योंकि गुरु भी नीच के होकर के बैठे हैं। अलग बात है कि इनका परिवर्तन हुआ है, तो जो चीजें मिली हुई हैं, मतलब होता है जैसे पुराने प्रेडिसेसर के द्वारा, जो आपके पूर्वज के द्वारा जो भी चीजें मिली हैं वो इसके ही कारण मिली हैं, क्योंकि शनि की राशि में गुरु और गुरु की राशि में शनि का परिवर्तन हुआ है, इस कारण से। अन्यथा ये कुंडली थोड़ी कमजोर हो सकती थी। लेकिन ये लग्न से दशम स्थान में बुध का बैठना अच्छा होगा। लग्न को गुरु की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है, इस वजह से व्यक्ति के पिता और व्यक्ति के पिता का बल हमेशा ही ऊर्जावान और हमेशा ही बलवान बना रहेगा। व्यक्ति स्वयं भी बहुत ही गंभीरता से अपने काम को करने वाला और अपने मानसिक और शारीरिक बल के मेल से ही, किसी एक चीज के बल से आप एजुकेशन में पारंगत नहीं हो सकते। यहाँ पे नीच के चंद्रमा आपके जीवन में बाधाएं उपस्थित करने का काम कर रहे हैं पहले से ही, लेकिन मंगल की दृष्टि और चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि ने आपको वो सब कुछ देने का काम किया है जो भी आपको चाहिए होता है, चाहे वो आपके घर,
आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता, सब जगह से। क्यों? क्योंकि माता भाव के अधिपति लाभ भाव में बैठे हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो पापी भाव के अधिपति होते हैं। एकादशवां भाव पापी भाव होता है। एकादशवें भाव में पाप ग्रह और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो अच्छे परिणाम देने लगते हैं। इस कारण से, और चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि, मैंने इस पे कई बार आप लोगों का ध्यान दिखाया है या बताया है या खींचा है कि चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठे हो और उस पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाती हो तो व्यक्ति रिकॉग्निशन प्राप्त करता है, एनर्जेटिक थोड़ा कम होता है, उसका मन थोड़ा छटपटाता है, बेचैन रहता है, पुरुषार्थी कमजोर हो सकता है, संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, रिकॉग्निशन देर से मिल सकती है। 40वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा के और इनकम के बड़े नए सोर्स जनरेट होते हैं और अपने बल पर वो अपने ही इकट्ठे किए हुए धन से बड़े संस्थान का या बड़ी संस्थान का मालिक बनता है। क्लियर है? समझ में आ रही होंगी चीजें? एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं। तो जैसे जो पंचम भाव है वो रिकॉग्निशन का होता है, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, आपका प्रभाव, आपका अभाव, ये सब होता है। और वही पंचम भाव में, अब जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो लग्न के अधिपति नीच के हो गए और जन्म कुंडली में लग्न पे गुरु की उच्च दृष्टि पड़ गई और मंगल की दृष्टि यहीं पड़ गई। अभी मैंने आपको शाम को जो कार्यक्रम जाएगा उसमें आप देखिएगा, मैंने ये बात कही है कि किसी भी भाव का अधिपति, किसी भी भाव, अभी यहाँ पे मंगल जो है वो 26 डिग्री के बैठे हैं और जो इनकी अवस्था है पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। अब एक बात आपको और भी बता दूं तो नवांश कुंडली में वही शुक्र यहाँ देखिए कर्क राशि के बैठे हैं बुध के साथ। मतलब यहाँ का जो सुख भाव का अधिपति है और यहाँ का जो धन भाव का अधिपति है वो सुख और धन, सुख ये और धन ये, शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ बैठ करके जन्म कुंडली में किसको देख रहे हैं? पंचम भाव को। यानी कि व्यक्ति की माता का लाभ, और व्यक्ति की माता भी स्वयं लाभ के पद पर विराजमान होती हैं या हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे इनकी कुंडली में जो स्थिति है द्वितीय भाव की, आप जब देखेंगे तो द्वितीय भाव पुरस्कार का होता है। द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह की राशि बन गई सूर्य की, और वहां एक पापग्रह मंगल बैठ गए। इसका मतलब व्यक्ति अब घर से दूर रहे और व्यक्ति के कुटुंबजनों से उसकी दूरी बनती जाएगी, पर एक अवस्था के आने के बाद व्यक्ति वापस से घूम करके अपने घर पे आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध धन भाव के अधिपति के साथ हुआ है और वापस वो प्रेम भाव को देख रहे हैं। ये प्रेम का भाव है। पंचम भाव में नीच के चंद्रमा व्यक्ति के संबंध एक बार आरंभ में दूरी में बदलाव करते हैं या व्यक्ति को छटपटा करके इधर उधर रहना पड़ता है, जहां पूरा परिवार कुछ यहां रहे, कुछ यहां रहे, कोई यहां रहे, कोई वहां रहे। क्योंकि यहाँ पे ये जो घोंच पोच मचा हुआ है ना, ये ग्रहों का, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब देख रहा है। केतु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, सब देख रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है वो परिवार को इकट्ठा नहीं होने देती है। और एक बात आपको और भी बताऊं तो दरअसल लग्नेश का पंचम भाव में नीच का होना व्यक्ति को कृतज्ञ बनाता है, गुमनाम नहीं बनने देता, यशस्वी बनाता है, देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे, शत्रु की राशि को देखेंगे, पर यहां के अधिपति जन्म कुंडली में गौर करिए केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो अष्टम के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि शनि पे भी है। इसका मतलब अष्टम भाव से और अष्टम भाव के अधिपति पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति डॉक्टर, ये जातक जो है वो अभी MBBS कर रहे हैं, पता नहीं कहां से कर रहे हैं पर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जब आप चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं। तुला राशि जिसके अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं और इस भाव के ठीक पीछे राहु बैठे हैं। चतुर्थ भाव के ठीक पीछे राहु का बैठना और आगे चंद्रमा का बैठना, जो चंद्रमा इनको इस भाव को बल देगा, क्योंकि इस भाव के ठीक आगे शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होगा। और इस भाव पे एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी जो बुध है। इसका मतलब है कि बुध जातक को बुद्धिमान तो बनाने का काम करेंगे, लेकिन अपने प्रभावों को कमजोर करने के साथ, क्योंकि बुध के पास ठीक पिछले भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु का जमावड़ा लगेगा। और गौर करिए
तो भाग्य का कारक जो गुरु है वो इनकी कुंडली में नीच का होकर के बैठा है। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो एक होता है ना, जैसे कि मिला मिलाया सा नहीं, या फिर कमजोर सा, पेट से कमजोर रहे, स्वास्थ्य से कमजोर रहे, काम बिगड़ता रहे, लड़ना पड़े, मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, क्योंकि भाग्य का कारक कमजोर है और भाग्य भाव पे पापक ग्रहों का पूरा प्रभाव है, क्योंकि शनि केतु, मंगल राहु का प्रभाव, मंगल की 8वीं दृष्टि, राहु की 7वीं दृष्टि और शनि केतु तो पहले से विराजमान है। तो जितनी भी चीजें व्यक्ति को मिली हैं वो दरअसल इसलिए मिली हुई हैं क्योंकि गुरु शनि का परिवर्तन था। और जन्म कुंडली में अब एक सूत्र बताता हूं, या योग कह सकते हैं। धन भाव के अधिपति सूर्य नवांश कुंडली में जहां बैठे हैं, उस भाव का अधिपति देखिए उनको देख रहे हैं। ये खोजने की बात होती है जो आसानी से नहीं मिलती, और ये याद रखने की बात है। आपकी कुंडली का धनेश जन्म कुंडली के किस नवांश में बैठा है? मित्र के नवांश में। और वो मित्र का नवांश जो इस भाव के अधिपति गुरु हैं, वो देखिए इसको देख रहे हैं। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलने के बावजूद भी अपने जीवन में जिस चीज के लिए भी उसने मेहनत करे हैं, क्या गौर करिए मैंने क्या बात कही, द्वितीय भाव परिणाम का होता है, पुरस्कार का होता है। आपका पुरस्कार आपके मेहनत का फल और लोगों के द्वारा उसे जान जाना। तो वो द्वितीय जिस नवांश में बैठे हैं तृतीय भाव में, उसका अधिपति देखिए उसको देख रहा है। और वो जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति इस कुंडली के लिए कौन होता है? 12वें भाव का अधिपति, जो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाकर के उसके भाग्य को बल देगा। जातक को जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है कई बार कर्म क्षेत्र को एक्टिव करने के लिए, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाए तब फिर व्यक्ति अपने पुनः वापस उसी स्थान पे आ जाता है, या जहां भी उसका परिवार है वही उसका घर है। एक लेवल पे आने के बाद 40वें वर्ष के बाद व्यक्ति खुद के साथ जुड़ करके या खुद के काम पे फोकस कर सकता है। बुध की दशा इनकी कुंडली में कमजोर रही होगी क्योंकि तृतीय, 6वें, 12वें और तिरसरे भाव के अधिपति होते हैं, और वस्तुतः वो ये इशारा कर रहे थे कि उस दौरान व्यक्ति को बाहर रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा या कितना भी प्रयास करे वो घर पे नहीं रह सकता। क्लियर है? तो कमजोरी कहां थी? कमजोरी यहां शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र और सूर्य दोनों को, इस वजह से व्यक्ति कभी भी गलत नहीं करेगा, निंदनीय कृत्य नहीं करेगा, मोरालिटी उसकी कभी भी डाउन नहीं होगी, और वो इक्ष्वाकु होगा, मतलब अपनी इच्छा से अपना काम करने वाला। शब्दों का चयन, विचारों का प्रभाव और चीजों को समझने की शक्ति, विलक्षणता का प्रभाव, मानसिक संतुलन का प्रभाव, ये सब व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे हमेशा ही। देर हो सकता है। अब एक बात और भी बताता हूं, जो इंटेलिजेंस का भाव होता है ना जन्म कुंडली में, व्यक्ति जो विचार का सुख है, विचार बनने यहां से शुरू होते हैं, जल्दी बनते हैं, और उसका सुख यहाँ पे आकर के कई बार नेस्तनाभूत कर देता है, क्योंकि यहाँ नीच के चंद्रमा बैठ जाते हैं। और इनकी कुंडली में जो चंद्रमा उच्च का है वो कहाँ बैठा है? उच्च की राशि कहाँ बनी है? यहाँ, वो नीच का बैठा, लेकिन चंद्रमा की उच्च की दृष्टि यहां पड़ रही है, जहां स्वग्रही शुक्र पहले से ही विराजमान है। 11वें भाव में सूर्य और शुक्र का बैठना व्यक्ति के लिए कई तरीके से लाभदायक हो, चाहे धन के लिए हो, चाहे वैभव के लिए हो, चाहे संपत्ति के मामले में हो, चाहे प्रगति के मामले में हो, चाहे पुरस्कार या रिकॉग्निशन के मामले में हो, चाहे उसके काम कभी भी बिगड़ने न बिगड़ने के मामले में हो। इसका मतलब है कि ये सूर्य और शुक्र आपको कभी भी कष्ट नहीं दे सकते, और निश्चित रूप से उनकी युति कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में आपका जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को हुआ है। अब दो बातें निकलती हैं। एक, कृष्ण पक्ष के अमावस्या का होना भी ठीक नहीं होता, और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का होना भी ठीक नहीं होता। अब जो आपका जन्म हुआ वो मैंने क्या बात कही? शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा। अब इस चीज को समझने की बारी है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या का जन्म भी बहुत अच्छा नहीं होता, और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की यात्रा भी अच्छी नहीं होती। मतलब खास है कि इसके ठीक बाद कृष्ण पक्ष आने वाला है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे चंद्रमा शुभग्रह होंगे, जिसका सीधा सा स्पष्ट मतलब होगा कि व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके काम करेगा और सरकारी तंत्र में पद पे स्थापित होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति और 6ठे भाव के अधिपति का देखिए संबंध बन रहा है। गुरु ने शुक्र को देखा है, 10वें भाव के अधिपति मंगल ने शनि को देखा है,
और दशम भाव की तरफ ही शनि की यात्रा बढ़ रही है, पर नीचा विलासी। इस वजह से व्यक्ति कई बार प्राप्त करे पर छोड़ दे, उसका उसमें मन ही ना लगे। ये व्यक्ति उत्तरायण वैशाख माह में जन्मे हैं, इस वजह से इनका आत्मबल और पिता का सहयोग और पिता का पद इनके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। दूसरे नंबर पे इनको जन्म स्थान से दूर हमेशा रहना चाहिए, तभी जाकर के इनका धन दिखेगा और तभी जाकर के इनकी बजट की स्थिति भी ठीक होगी, अन्यथा इनका सारा धन कई बार कमजोर हो जाता है या कई बार खर्च हो जाता है। गुरुवार के जन्मे होने से इनकी गुरुता और इनका प्रभाव, चेहरे का सौंदर्य बरकरार रहता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे होने से कोई भी काम करना हो बचना चाहिए, जैसे दान देना हो या फिर मैं समझता हूं कि कोई भी कृत्य करना हो, अनुराधा में बचना चाहिए। पुण्य का काम कोई भी अनुराधा में ना करे। हालांकि अनुराधा नक्षत्र में यात्रा वगैरह कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र परिधि योग, बौकरण, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण ये जो स्थिति बनेगी ये जातक के लिए बहुत ही अनुकूल, जहां दाम्पत्य का सुख और व्यक्ति कम्युनिकेटिव होता है और बहुत ही ज्यादा संतुलित हो जाता है। अपने ऊपर काम करने के लिए उत्सुक है, पर वही काम जब दूसरों के लिए या दूसरों के द्वारा जब उसे प्राप्त होने होते हैं तब उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक लेवल पे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग तो इतने ऊंचे हैं कि किसी भी हद तक जाकर के अपनी अधिकार को मांग सकते हैं, पर वो सब नदारत हो जाता है और कई बार आप चाह करके भी अपने अधिकारों को नहीं मांग पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा यही नीच के बैठे हैं और सूर्य वृषभ राशि में बैठे हैं। अगर वो वृषभ के नहीं बैठे होते, अगर मेष के बैठे होते या अग्नि तत्व के किसी अन्य राशियों में बैठे होते तो परिणाम कुछ अच्छा होता है। जैसे मैं एक बात और भी बताता हूं, तो दशमांश कुंडली जब आप देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र अकेले बैठे हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभी 2 दिन पहले के मैंने कार्यक्रम में एक बात कही थी। आप लोग कार्यक्रम तो रोज देखते नहीं है, आप लोगों को लगता है कि कुंडली विश्लेषण है तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी कुंडली है वो देखेगा, हम क्यों देखें। पर आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है, और दरअसल ये भारतीय ज्योतिष में जो लोग रुचि रखते हैं उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि मैं समझता हूं कि ज्योतिष में सबसे ज्यादा आवश्यकता, अगर आप खाली कुंडली विश्लेषण देखने लगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्टतया समझ में आने लगती हैं। उसके लिए लोग कोचिंग पकड़ते हैं, इधर उधर पूछते हैं, कोई कोचिंग पकड़ा दो, इधर पकड़ दो, इधर पकड़ दो। पर मैं समझता हूं कि अगर खाली कुंडली विश्लेषण आप प्रत्येक दिन देखते जाएं, जिसकी आवश्यकता है, वो लोग नहीं करते कुंडली विश्लेषण, क्योंकि उनको आती ही नहीं है और क्योंकि उनको डर है कि कहीं गलती ना हो जाए। इस वजह से बड़े ताकत की बात होती है कुंडली के विश्लेषण करने की बात। तो यहां शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अकेले बैठे, अब कर्क राशि में बैठ गए, यानी कि व्यक्ति को पहले से ही सारी चीजें मिली हुई हैं, पहले से ही सारी चीजें मिली हुई हैं, घर परिवार, सुख, सौंदर्य, सम्मान, सब चीज मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही वो अपने बल पर करना चाहता है तब न तो उसके लिए उसके पिता की पदवी काम आती है, न तो उसके माता का पोजीशन। और दूसरे नंबर पे जब वो जैसे ही अपने पैर पर खड़ा होकर के कुछ करना चाहता है, वैसे ही उसके क्षेत्र की समस्या स्वयं के लिए खड़ी हो जाती है। वहां पर वो अपने आप को बिल्कुल ही अकेलेपन से महसूस करता है, अकेलेपन का दबाव उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये इसके कारण होता है कि नहीं? बात ये सच्ची, बिल्कुल गारंटी 100% ठप्पा मार के बोलता हूं, यही होता है। जहां आप कई बार अपने आप को अकेलेपन से युक्त देखते हैं, जहां कोई पहचान और कोई भी चीज काम नहीं आती। अलग बात है आप जबरदस्ती करेंगे, पर कई बार आपको ये बताना पड़े। अब मैं जहां समझता हूं कि आप जहां खड़े हों और आपको आपकी पहचान देने की बात हो, तो इसका मतलब है कि आप हैं नहीं वहां। आपके खड़े होने का मतलब है कि आप हैं। आपके नाम और आपके झंडे का प्रभाव इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जहां खड़े हो जाएं वहां ना तो आपके पिता के नाम की आवश्यकता पड़े और ना तो आपके नाम, आपके माता की पहचान की आवश्यकता पड़े। आपका खड़ा होना ही मजबूत होना है। सही बात है, यही होना भी चाहिए। आपको इतना बलवान और बलशाली बनाइए। ऐसा बना सकते हैं आप कैसे? चंद्रमा और बुध जन्म कुंडली में ये एक साथ बैठे। कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद ये चंद्रमा और बुध आपकी कुंडली में यहां देख रहे हैं, दो शुभ ग्रहों का जन्म कुंडली के पंचम भाव पे प्रभाव, रिकॉग्निशन मिलेगी अवश्य। लेकिन इस भाव के अधिपति गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं 3 नंबर में, मित्र की राशि के साथ, जो जन्म कुंडली के षष्ठे से। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट, जो करियर वाला चार्ट है, यहां पे इस वर्ग के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठ करके आपकी कुंडली में क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि व्यक्ति खुद का कारोबार करेगा, क्योंकि दशमांश कुंडली तुला की बन रही है, जहां उसको वो व्यवसाय करने वाला, या कई बार व्यक्ति अपनी फैक्ट्री खोले, अपने हॉस्पिटल में जाए, अपने कारोबार पे जाए, किसी दूसरे के अंडर में उससे काम होगा ही नहीं। कारण क्योंकि सूर्य को गुरु ने देखा है और गुरु ने शुक्र को देखा है, जिसको कभी भी अनुभव की कमी नहीं है। यानी कि शुक्र को चंद्रमा का देखना, शुक्र को
और शुक्र को गुरु की दृष्टि का प्राप्त होना, ये जो तमाम चीजें घटित हो रही हैं जीवन में, ये कहीं ना कहीं जातक को इतना ज्यादा पहले से ही सारी चीजें दे करके, जैसे आप ठीक इसको ऐसे कल्पित कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी संस्थान में जातक का जाना और एक बहुत बड़े साम्राज्य से आना, राजा के घर से जाकर के और गुरुकुल में रहना, जहां गुरुकुल में कभी भी ये पता ही नहीं चलता है कि ये राजा का बेटा है, राजकुमार है। आपके साथ कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जहां आप खुद को तो महसूस करते हो, मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो इतने बड़े घर से आता हूं, मेरी तो इतनी बड़ी अलग और अच्छी पहचान है, पर वो सारे यहां पे आकर के ध्वस्त क्यों हो जाते हैं? ये कुंडली इस मामले में पीछे पड़ रही है या कमजोर पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे शुक्र आपको ये कह रहे हैं कि आपको किसी के वेटेज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद के बल पे आगे बढ़ेंगे। और दरअसल आप जैसे ही अपनी पहचान बताने का काम करेंगे वैसे ही आप कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो काम नहीं आए, या फिर उसमें कह सकते हैं कि कई बार वो आनंद नहीं है। यहाँ पे अपने बल पे काम करने की आवश्यकता, किसी के पैरवी की नहीं, और किसी भी तरीके से पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद के पहचान की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे ये शुक्र ये काम कर रहा है, लेकिन वो चीजें मिलेंगी अवश्य, क्योंकि बुध और चंद्रमा पंचम भाव को देख रहे हैं, छोटी मोटी विलंब के साथ की स्थिति के साथ, क्योंकि षष्ठेश के साथ जन्म कुंडली के पंचमेश बैठे। दूसरी बात, पंचम और चतुर्थ के अधिपति गुरु के साथ बैठे, यानी कि यहां भी जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं वो छठे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। यहां भी सरकार से जुड़ करके काम करने का है, या पिता के साथ जुड़ करके काम करने का है, या पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का है, या पूर्वज जो काम करते आए हैं व्यक्ति वही बनेगा। जो काम व्यक्ति के पूर्वज करते हैं, प्रेडिसेसर, जो आपके पूर्वज माता पिताजी दादा दादी ये सब लोग जो करते आए हैं, व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ करके काम कर सकता है, उस क्षेत्र में जा सकता है, सैनिक सेवा में जा सकता है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जा सकता है, आयुध और हथियार गोला बारूद आदि के क्षेत्र में जा सकता है, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जा सकता है, क्रिएशन कर सकता है, कुछ नई चीजें, नई खोज, नए परिणाम प्राप्त करवा सकता है, समाज को कुछ नया दे सकता है, ये चीजें कर सकता है, आदि आदि चीजें। शनि मंगल का प्रभाव, चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ सूर्य का बैठना, ये व्यक्ति को कई बार डॉक्टर आदि बना देते हैं। छठवें भाव के अधिपति के ऊपर या छठवें भाव पे या छठवें भाव से, ध्यान से समझिए, छठवें भाव के अधिपति के ऊपर या छठवें भाव पे शनि की दृष्टि का पड़ना। और दूसरी बात, तो छठवें भाव के अधिपति से शनि का संबंध, परिवर्तन योग, ये व्यक्ति को डॉक्टर बना सकते हैं, या व्यक्ति इस क्षेत्र में जा सकता है। दूसरे नंबर पे मंगल का संबंध यहां से, शनि का संबंध यहां पहले से है। यहां पे भी चंद्रमा का अष्टम में जाना और चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पे, गुरु की दृष्टि लग्न पे, शनि राहु पहले से बैठे हैं, शुक्र बुध का प्रभाव, जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह यहां भी लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश लग्न में बैठे, दाम्पत्य खराब नहीं है, नवमांश कुंडली में लग्न, दशमांश कुंडली में स्वग्रही मंगल, डेली बेसिस का इनकम और आय ठीक रहे, राहु आगे उच्च के और सूर्य पीछे मित्र की राशि में, छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचमेश के साथ जाना, यहां पे व्यक्ति चीर फाड़ आदि कर सकता है, या व्यक्ति कई बार बहुत अच्छा कन्विंसिंग कैपेसिटी रखने वाला होता है। ये चीजें इतनी बनती हैं। अब इनकी कुंडली में धन भाव को चेक करते हैं कि धन के योग कितने बने हैं। लग्न के अधिपति का पंचम में जाना और वापस मंगल की दृष्टि से देख लेने से चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा। द्वितीय भाव के अधिपति का लाभ में जाना, लाभेश के साथ महाभाग्यशाली महाधन योग, ये व्यक्ति है भी। पराक्रम भाव के अधिपति का तृतीय दशम में जाना, ये व्यक्ति को स्वयं का काम करवाएंगे और धन दिलवाएंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना महाभाग्यशाली योग होता है। पंचम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, माता से धन और पिता से धन की प्राप्ति होती है। छठवें भाव के अधिपति का नीच का होना, पेट में रोग व्याधि होगी और शत्रुओं से लड़ना भारी पड़ सकता है। इस वजह से कभी भी आप किसी से लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, हार जाएंगे। कानूनी दांवपेच में आप जीत नहीं सकते, ये बात याद रखने की है। सातवें और आठवें भाव के अधिपति शनि हैं, जन्म कुंडली में परिवर्तन योग के साथ है। ससुराल धनवान मिलता है और ससुराल से आदर भी मिलता है। कई बार व्यक्ति पूजा पाठ आदि में भरोसा नहीं करता, इसलिए व्यक्ति को मंदिर जाने की आदत डालनी चाहिए और व्यक्ति को अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। शनि मंगल राहु केतु हैं, भाग्य को कमजोरी मिल रही है, इस वजह से मंदिर का जाना तय करिए, नहीं तो उसी मंदिर पे कोई दूसरा आकर के कभी चर्च बना देगा, कभी मस्जिद बना देगा, पक्की बात है।
10वें नंबर की बात होती है, 10वें नंबर के अधिपति मंगल जाकर के द्वितीय भाव में बैठे, ये अच्छी बात होगी व्यक्ति के कारोबार के लिए और व्यक्ति के अपने काम के लिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। एकादशवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, ये महाभाग्यशाली योग बनेगा, महालाभकारी महाधनी योग होगा। 12वें भाव के अधिपति बुध बनते हैं, ये 10वें में आ रहे हैं, विदेशों से संबंध जोड़ करके भी काम कर सकता है और समाज सेवा के क्षेत्र में भी व्यक्ति कारोबार कर सकता है। और भी चीजें क्या अच्छी हो सकती है, भाग्य भाव के अधिपति का लग्न को देखना अच्छी बात होगी। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव को देखना, ये माता को बहुत ज्यादा केयरफुल रखने वाला बना देते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ है तो मातृत्व का प्रेम मिलता रहता है। द्वितीय भाव में मंगल का बैठना वाणी पे और अपने स्वभाव को कठोर बनाने से बचाना है और बात सुनने वाला बनाइए अपने आप को। ज्यादा बोलने से, उग्र बोलने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता है, ये बात भी समझने वाली है। और यहाँ पे शनि राहु का प्रभाव है, कुंडली मिलाकर के विवाह करना चाहिए। द्वितीय भाव में मंगल है, चंद्रमा से 10वें है, हालांकि मंगलिक दोष की स्थिति नहीं बनी है, पर फिर भी यहाँ पे जो बात देख रहा हूँ वहां पे मंगल स्वग्रही है और गुरु का प्रभाव नीच का जा रहा है, शनि राहु केतु का प्रभाव रहेगा, इस वजह से कुंडली मिला लेना चाहिए। हालांकि दाम्पत्य में कमजोरी नहीं है, शुक्र बुध यहाँ बैठे, ठीक है। ये आपकी कुंडली। अब मैं आपके कुंडली में ग्रह की स्थिति बता दूं डिग्री के हिसाब से। सूर्य आपकी कुंडली में 7 डिग्री के वृद्ध होंगे, क्योंकि वो स्थिर राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में। चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच के हो रहे हैं और डिग्री में वो 5 डिग्री के हैं, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सम संख्या की राशि है, मृतप्राय हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में 26 डिग्री के स्थिर राशि में, सिंह राशि में बैठे हैं, 26 डिग्री मृतप्राय, वहां मंगल मृतप्राय होंगे। इस वजह से कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक जो रत्न बनता है वो मंगल का बनता है और दूसरे नंबर पे रत्न बनेगा वो बनेगा आपकी कुंडली के हिसाब से मोती। इसमें से दोनों में से कोई एक आप धारण कर सकते हैं। डिप्रेस अगर व्यक्ति होता हो तो मोती बहुत लाभकारी हो सकती है, या निर्णय लेने की क्षमता अगर प्रभावित होती हो तो मोती बहुत लाभकारी होगा। क्लियर है? ये दोनों में से कोई एक। मंगल के बाद अगर बुध, ये चंद्रमा और मंगल जो दोनों मृतप्राय हो गए ना, तो चंद्रमा अगर मृतप्राय होंगे तो व्यक्ति का सब कुछ असंतुलित होगा और मंगल मृतप्राय होंगे तो व्यक्ति की ऊर्जा असंतुलित होगी, उसके रिकॉग्निशन की क्षमता कमजोर हो जाएगी और साथ ही साथ उसके लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। कई बार वो इतना मजबूत है फिर भी उसका आत्मबल कमजोर होकर के दगा दे जाएगा। ये चीजें होती हैं। ढाढ़स, साहस, बल, पराक्रम, उत्साह, ये सब थोड़े थोड़े कमजोर हो जाएंगे। उसको पता ही नहीं कि उसके पास क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको सब कुछ आगे करके दे सकती है, पर फिर भी उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि मंगल अकेले द्वितीय भाव में, और वो भी पापग्रह की राशि या क्रूर ग्रह की राशि में पापग्रह का बैठना कई बार धन को कमजोर करता है। पैतृक संपत्ति के बारे में विवाद ना हो, इस वजह से इस चीज को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। क्लियर है? बुध जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके हिसाब से व्यक्ति के पास कई बार उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। ऐसा हो सकता है कि कई बार व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन भी ना रखें कि वो ऐसा कर सकता है, पर वो ऐसा कर लेगा, क्योंकि बुद्धि शत्रु के घर में बैठी है, मंगल के घर में, वो थोड़ी पॉलिटिकल हो सकती है या कई बार पॉलिटिकल माइंडेड हो सकता है व्यक्ति। इस वजह से सारी चीज क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी हो। धन संपत्ति के मामले में, अधिकारों के मामले में, सांप्रदायिक कोई भाव ना हो, कोई गड़ी हुई चीज ना हो, व्यक्ति के दिमाग में कौन सी चीज चल रही है इसको जानने का प्रयास करिए। माता पिता का यह अधिकार होता है। गुरु 25% के परिणाम के साथ आपको मंदिर जाना चाहिए, देवताओं का पूजन करना, मंदिर का दर्शन करना, गाय की सेवा करना, सूर्य को अर्घ देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गीता जी का दर्शन करना, अपने जेब में पॉकेट में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हमेशा बजरंग बली का याद स्मरण करना आपकी कुंडली के लिए बड़े लाभदायक हो जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लिए 50%, शनि आपकी कुंडली के लिए 50% का परिणाम करेंगे और आपकी कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, पर फिर भी मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जो स्थिति बनाकर वो बैठे हैं, जैसे गुरु के साथ उनका परिवर्तन, वो कम से कम आधा परिणाम तो अच्छाई का दे ही देंगे। वही हाल शुक्र का भी होगा, वो अच्छे नहीं होते क्योंकि पापी भाव के अधिपति होते हैं, पर फिर भी वो आपको आधा अच्छा परिणाम दे देंगे। एकादशवें भाव में बैठे हैं, भयंकर सुख संपत्ति दे देंगे, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। राहु और केतु आपकी कुंडली में, इनकी दशाएं कमजोर जा सकती हैं, इस वजह से मैं आपको सावधान करूंगा। राहु की दशा कभी भी आए, अभी केतु आएंगे 2032 में, बुध के बाद 2030 में आएंगे जून में, उस समय लाजवर धारण कर लीजिएगा और गणेश जी की पूजा अभी से ही शुरू करिए। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब आपको मैं इस कुंडली में एक अलग नया पक्ष देता हूं। लग्न के अधिपति शुभ ग्रह, लग्न के अधिपति सम संख्या के शनि यहीं बैठे, लग्न के अधिपति शुभ ग्रह, लग्न के अधिपति चंद्रमा त्रिकोण में, लग्न के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति केंद्र में, पंचम के अधिपति मंगल इसको देख रहे हैं
और यहाँ पे पंचम के अधिपति शुक्र लग्न को देख रहे हैं, अच्छी बात होगी। यहाँ पे पंचम के अधिपति शनि त्रिकोण में गुरु के साथ, पंचम के कारक के साथ। इसका मतलब है नवमांश लग्न कुंडली में नवम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। ये जो संबंध बन रहा है, आपने गौर नहीं किया मैंने क्या दिखाना चाहा है? मैंने ये दिखाना चाहा है कि लग्न के अधिपति, पंचम के अधिपति, नवम के अधिपति हर जगह से केंद्र और त्रिकोण को ही देख रहे हैं। यहां भी देखिए केंद्र को, यहां देखिए त्रिकोण को, और यहां के अधिपति त्रिकोण में और गुरु के साथ। ये स्थिति अल्टीमेटली टोटल तरीके से व्यक्ति को कभी भी दुखदाई नहीं होने देगी और कभी भी दुख नहीं होने देगी। और ये जो पूरा परिवार आपका है, ये वस्तुतः कई जन्मों से आपके साथ चला आ रहा है। ये नई, इसमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो आपको नए तौर पे नई पहचान उसमें नहीं है। ये सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं। अब क्या बताऊं, दशाओं के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली के लिए राहु केतु चंद्रमा सूर्य और मंगल, ध्यान से, राहु केतु चंद्रमा सूर्य और मंगल, इनकी दशाएं स्पष्ट, सामान्यतया बेहतर और शांति से युक्त होकर के चली जाएंगी। पर बुध की दशा खराब, शनि की दशा कमजोर थोड़ी सी, गुरु की दशा मेहनत करवाने वाली और शुक्र की दशा थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ देते रहेंगे। पर आपसे ये मेहनत लेंगे जरूर, ये बात इतनी मैं कह देता हूं। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा और उससे वैचारिक मतभेद दिख सकते हैं। पिता से भी हो सकते हैं, भाई से तो नहीं होगा, भाई बहन से तो ठीक है, पर पिता से हो सकते हैं। इस वजह से उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको किसी को भी सुनना चाहिए। हो सकता है कई बार आप सुनते ना हो, जिद हो जाए, या कई बार अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाते हो, ऐसा हो जाए। हालांकि व्यक्ति है बड़ा अच्छा और पराक्रमी है, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा है और बिल्कुल ही सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला है, दिमागदार है, ये बात मैं कहता हूं। वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं है, इसके बारे में आपको विचार नहीं करना चाहिए, वो ठीक है। अल्टीमेटली ये बात निकलती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। क्या नहीं बताया है, जो नहीं बताया अब बता देता हूं। आपकी कुंडली में 2 अंक अच्छा रहे, आपकी कुंडली के लिए सोमवार का दिन अच्छा रहे, आपकी कुंडली के लिए वृश्चिक राशि और मीन राशि अच्छी रहे, आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए मैं समझता हूं दक्षिण दिशा अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बचना चाहिए धनु वालों से, सिंह वालों से, कुंभ वालों से, मिथुन वालों से और मकर वालों से। आपके लिए 7 तारीख भी अच्छी रहेगी, 7 अंक भी आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह करने के लिए वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। सप्तम भाव में नीच के गुरु अच्छे नहीं होते, देर से विवाह करवाते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, राहु की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी सामान्यतया। हालांकि कई बार व्यक्ति को झूठ बोलने वाला या छोटी छोटी बातों में क्रोध कर देने वाला या कई बार भाग्य का लाभ न मिलने वाला। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव मैंने बताया, ये पिता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। इस वजह से पिता के साथ संबंध और पिता के ख्याल के साथ मैच करने की आवश्यकता है। शुक्र की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, दाम्पत्य में पत्नी सुंदर मिलती है, धनाढ़ मिलती है। मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, रिकॉग्निशन। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी। व्यक्ति जो भी पुण्य का काम करेगा वो कई बार बता देता है, उसको बताना नहीं चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बता देते हैं उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। किसी को भी कर दिया, उसको ढिढोरा पीटने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आने वाली दशा में केतु है, इस वजह से वो आपको परेशान ना करे। गणेश जी की पूजा आवश्यक होगी, बाकी की चीजें अगर जिंदा रहा तो बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।